आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आप बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हो क्योंकि आने वाले समय में आपको हरियाणा के अंदर टेक्निकल भर्तियों का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमारी लाइनमैन की और एसए की लगभग 5 से 5,500 पोस्ट आने वाली है। तो आपने उन्हीं पोस्टों की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। जब तक आपका नोटिफिकेशन आए या जब तक आपका पेपर हो, उससे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके अच्छी तैयारी कर लें। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो, जब आप एग्ज़ाम देखने बैठो तो आपको ये ना लगे कि हमारी ये चीज़ रह गई थी, पहले पढ़ लेते तो अच्छा होता। तो आपने आज से ही अच्छी मेहनत शुरू कर देनी है। तो अगर आपने अच्छी और बढ़िया मेहनत करनी है तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे जुड़ सकते हो, जिसके ऊपर हम आप बच्चों को फ्री में कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे थ्योरी के रूप में, और साथ में हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। और अब हमने हम एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसके माध्यम से हम आपको 4 से 5,000 क्वेश्चन कवर करवा देंगे। तो जो आपके आने वाले एग्जाम उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। आपने इसकी क्लासेस देखनी है। हमने 40 से 50 क्लासेस की अपलोड कर दी है और ये सीरीज हमारी लगातार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। और एक हम हर संडे को जैसा एचएससी आपका पेपर लेगी लाइनमैन का और एसए का, उसी पैटर्न के ऊपर हम हर संडे को एक मॉक टेस्ट अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। तो आपने वो टेस्ट भी जरूर दे के देखना है। उसके अंदर अपने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आपने बताना, मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हुए, इतने गलत हुए। इससे आपको अपनी तैयारी का पता लग जाएगा, कितनी आपकी तैयारी और कितनी तैयारी आपको और करने की जरूरत है। तो अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे प्रकार से समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो अपने साथियों तक जरूर भेजना। और जो बच्चा बैच लेने में असमर्थ हो हमारे साथ जरूर जुड़े। तो आज हम शुरू करते अपनी नेक्स्ट क्लास 2000 क्वेश्चन की चली हुई है। तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है, खाद्य संसाधकों और मिश्रण यंत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसके खाद्य संसाधनों मिश्रण यंत्रों में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, शेडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, डीसी मोटर। तो खाद्य जैसे हमारे पास मिक्सी है, जूसर है, ग्राइंडर है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मिश्रण और खाद्य संसाधक होते हैं। इनके अंदर कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जो मोटर प्रयोग की जाती है हमारे पास होती है वो यूनिवर्सल मोटर। कौन सी होती है, यूनिवर्सल मोटर। और ये हमारे पास क्या है, एसी व डीसी दोनों सप्लाई पे चलती है। किस पे, एसी व डीसी सप्लाई दोनों के ऊपर ये क्या है, चलती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है, एमीटर सर्किट में किस प्रकार जुड़ा होता है। तो हमारे पास एम्पियर मीटर होता है। वो पूछा भाई सर्किट में कैसे जुड़ा होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जो हमारे पास एम्पियर मीटर होता है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो एम्पियर मीटर का हम प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, धारा मापने के लिए। किसके लिए करते हैं, धारा मापन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, धारा मापन हेतु। जैसे हमारे पास कोई ये लैंप लगा हुआ है इस प्रकार से, अगर कह दे भाई इसका प्रतिरोध या धारा मापनी है तो हमारा एम्पियर मीटर कहाँ पे लगता है। तो एम्पियर मीटर हमारा इस प्रकार से, इसके अंदर क्या लगेगा, हमारा एम्पियर मीटर लगेगा। और वो क्या करेगा, इसका प्रतिरोध माप, धारा माप के में बता देगा भी लैंप के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो समांतर में लगता है, सीरीज में लगता है, रिवर्स में लगता है, ओपन पाथ में लगता है, या तो ए या सी। तो हमारा ये किसके अंदर लगाया जाता है, सीरीज के अंदर। किसके अंदर है, सीरीज के। और बिना लोड के कभी भी एम्पियर मीटर को स्थापित नहीं करना चाहिए सर्किट के अंदर। किसके, बिना लोड के। तो यहाँ पे ये धारा माप के बता देगा भाई इस लैंप के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। मीटर क्वाइल से समांतर रूप से जुड़े एक कम प्रतिरोध के तार को क्या कहा जाता है। ये कह रहा है जो मीटर की क्वाइल होती है उसके समांतर क्रम में जुड़े एक कम प्रतिरोध के तार को क्या कहा जाता है। मल्टीप्लायर कहा जाता है, जंपर कहा जाता है, संट कहा जाता है, सीरीज कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। जैसे हमारे पास ये एम्पियर मीटर है, क्या ये एम्पियर मीटर है।
तो इसके समांतर क्रम में ये एक कम मान का क्या जुड़ा होता है, प्रतिरोध। क्या जुड़ा होता है, कम मान का प्रतिरोध जुड़ा होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसका प्रयोग करते हैं हम एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। किसके लिए करते हैं, रेंज बढ़ाने के लिए, एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। तो जो हमारी धारा जाएगी, ये कह रहा है भाई कम है, तो कम है तो इसके अंदर हमारी क्या होगी, धारा प्रवाहित ज्यादा होगी। तो इससे हमारे पास क्या है, अधिक धारा इसके अंदर प्रवाहित होगी, तो ये मान क्या कर लेगा, उसको माप लेगा। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है शंट प्रतिरोध। क्या बोला जाता है, शंट प्रतिरोध। और इसका मान क्या होता है, निम्न मान का ये शंट प्रतिरोध एम्पियर मीटर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, शंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शंट। व्हीटस्टोन विधि निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए प्रयोग की जाती है। कौन सी, व्हीटस्टोन विधि निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए प्रयोग की जाती है। वोल्टेज, वोल्टेज हम किससे मापते हैं, वोल्टमीटर से। किससे मापी जाती है, वोल्टमीटर से वोल्टेज मापी जाती है। किससे, वोल्टमीटर से। शक्ति किससे मापी जाती है, शक्ति मापी जाती है वाट मीटर से। किससे मापते हैं, वाट मीटर से मापी जाती है शक्ति। धारिता डी सोटी ब्रिज से। किसे, डी सोटी ब्रिज किससे मापी जाती है, डी सोटी ब्रिज से मापी जाती है। करंट किससे मापा जाता है, एम मीटर से। और प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फिर प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का। ऊर्जा मीटर में प्रयुक्त इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कोर किसके बने होते हैं, किसके, ऊर्जा मीटर में प्रयुक्त इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कोर किसके बने होते हैं। तो ये ऊर्जा मीटर क्या है, जो घर में बिजली कंज्यूम की जाती है, जो घर में बिजली की खपत को रिकॉर्ड करता है, खपत को रिकॉर्ड करता है। जो हम घर के अंदर जो बिजली कंज्यूम करते हैं उसको कौन करता है, रिकॉर्ड, KWH। और ये किस प्रकार का यंत्र होता है ऊर्जा मीटर, ये हमारे पास होता है समाकलित। कौन सा होता है, समाकलित। पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऊर्जा मीटर किस प्रकार का यंत्र है, इंटीग्रेटिंग। कैसा है, इंटीग्रेटिंग। काफी बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कह रहा है जो ऊर्जा मीटर है KWH, उसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, कार्बन के, रजत के, सिलिकॉन, स्टील, फास्फोरस, ब्रॉन्ज या तांबा। तो किसके बने होते हो, वो बने होते हैं सिलिकॉन स्टील के। किसके बने होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, किसके बने होते हैं, सिलिकॉन स्टील के। खालिस्तान से उत्पादित बिजली को पाइजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। वेग से उत्पन्न, उष्मा से उत्पन्न, प्रकाश से उत्पन्न, दबाव से उत्पन्न या आवाज से उत्पन्न। तो कह रहा है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव से जो बिजली उत्पन्न होती है वो किस प्रभाव से होती है, वेग के, उष्मा, प्रकाश, आवाज या दबाव। तो पीजो इलेक्ट्रिक को हम क्या बोलते हैं, दबाव, प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को कौन से ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, नवीनकरणीय, गैर नवीनकरणीय, उत्पादक, निर्माण करने वाली, इनमें से कोई नहीं। तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, नवीनकरणीय, गैर नवीनकरणीय, उत्पादक, निर्माण करने वाली, इनमें से कोई नहीं। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत के नाम से जाना जाता है। ये हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमारे पास होते हैं परंपरागत। कौन से होते हैं, परंपरागत। कोयला या लिग्नाइट जलाने से बॉयलर संयंत्र में, क्या भाई कोयला, तो कोयला या लिग्नाइट भी कोयले का प्रकार, इसको जलाने से बॉयलर में क्या होता है। तो कोयला कौन से
ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग क्या आता है, जहां पे हमारे क्या बने हो, थर्मल पावर प्लांट। किसके अंदर प्रयोग किया आते हैं, थर्मल पावर प्लांट के अंदर ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। इसका, कोयले का। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये तो मोटर करती है काम, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। रासायनिक ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो हमारे पास क्या भाई, कोयला क्या है, एक रासायनिक क्रिया है, और ये रासायनिक क्रिया से किस में बदलती है, उष्मा में। और ये क्या करती है, इसके अंदर जो पानी होता है, उष्मा ऊर्जा से पानी को, उष्मा ऊर्जा से पानी को उच्च ताप व उच्च ताप व उच्च दाब में बदला जाता है। किसमें, उच्च दाब में इसको बदला जाता है, जिससे हमारी क्या बनती है, फिर भाप बनती है। वो भाप किसके ऊपर गिरती है, तो जो भाप होती है उससे क्या चलती, फिर हमारी टरबाइन क्या चलती है, टरबाइन चलती है। और इस टरबाइन के आगे हमारा क्या जुड़ा होता है, अल्टरनेटर जुड़ा होता है। और ये अल्टरनेटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का फिर उत्पादन करता है। स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है, किसका भाई, जो स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है, प्रकाश ऊर्जा से होता है, चुंबकत्व से होता है, उष्मा से होता है, घर्षण से होता है, या आवाज से होता है। तो स्टैटिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है, स्टैटिक। तो स्टैटिक का जो उत्पादन होता है हमारे पास फ्रिक्शन के कारण होता है। किसके कारण, फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तीन प्रतिरोध 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम समांतर में जुड़े हुए हैं, संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना, टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना हमने। तो हमारे पास तीन प्रतिरोध हमें दिए हुए हैं, और किसके अंदर जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं। किस क्रम में, समानांतर क्रम में। और मान दिया हुआ है 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम। ये हमारे पास है R1, ये है R2, और ये हमारे पास क्या है, R3। तो यहां से हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है 1/RT, यानी ये टोटल प्रतिरोध क्या होता है, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/RT इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस में 1/30 प्लस में 1/60। तो इनका एलसीएम लेना हमने, नीचे वाले का एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ऐसी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए और छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या होती है, 60 हो गया। 20 से भाग करेंगे, 20 थी 60 3, और इस 3 की गुणा इसके साथ करनी होती है हमें, तो कितना आ गया 3, प्लस में 30 दूनी 60, 2 आ गया, 2 की इसके साथ गुणा करनी होती है तो 2, प्लस में 60 को 60 से भाग करेंगे आएगा 1, और की और 1 की गुणा करें तो क्या होगा 1। तो हमारे पास कितना हो गया, 6/60। तो 1/RT इजिकल टू क्या हो गया, 6/60। तो यहाँ से आर पार गुणा होके हमारे पास क्या हो जाएगा, RT बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से, यानी कितना आ गया 10 ओम। ऑप्शन नंबर ए। जैसे जैसे पैरेलल के अंदर प्रतिरोध बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे टोटल प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। जैसे जैसे सीरीज सर्किट के अंदर प्रतिरोध बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे टोटल प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। तो पैरेलल सर्किट के अंदर क्या होता है, जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है टोटल मान उससे भी कम आता है। ये तो यहाँ तो हमारा आंसर वैसे ही सीधा सही हो जाता, क्योंकि 20 इसके बराबर है तो मान क्या आएगा, 20 से भी कम आना था। तो ये 20 हो गया, ये नहीं आता, ये 20 से ज्यादा है, ये भी 20 से ज्यादा, और ये भी 20 से ज्यादा। तो हमारा बिना कैलकुलेशन के उत्तर क्या होता, 10 ओम हो जाता।
बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयला प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे पास बिजली संयंत्र होते हैं, उत्पादन केंद्र, कौन से होते हैं? उत्पादन केंद्र। तो कह रहा है हमारे पास क्या उत्पादन केंद्र है, और इसमें ईंधन के रूप में क्या, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया है? कोयला। किसका प्रयोग किया है? कोयला। तो ये उत्पादन केंद्र कौन सा होगा हमारे पास? परमाणु होगा, गैस होगा, डीजल होगा, थर्मल होगा, हाइड्रो होगा। तो परमाणु के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का। किसका किया जाता है? यूरेनियम। किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। हाइड्रो के अंदर किसका किया जाता है? पानी का। किसका किया जाता है? पानी का। इसके अंदर किसका किया जाता है? डीजल इंजन के अंदर डीजल का। गैस वाले के अंदर गैस का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मल के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? कोयले का। और थर्मल का मतलब क्या होता है? गर्म। क्या होता है? गर्म। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 40 मिली एम्पियर की करंट रेटिंग के साथ 470 ओम प्रतिरोध की पावर रेटिंग क्या होगी? तो किसका मान दिया? धारा का मान दिया हुआ है, प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, और क्या पूछी? पावर रेटिंग पूछी। क्या पूछी? पावर रेटिंग क्या होगी? तो हमारे पास पावर रेटिंग क्या होती है? P बराबर में इस फॉर्मूले के अनुसार आई स्केयर आर होता है। क्या होता है? आई स्केयर आर होता है। तो ये हमारे पास है, आई कितना है? 40 मिली एम्पियर है। कितना है? 40 गुणा में 10 की पावर -3 गुणा में 40 गुणा में 10 की पावर -3 गुणा में 470। कितना? 470। तो इसको करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 40 गुणा में 470, और बटे में क्या हो जाएगा इसके? 6 जीरो, 1 1 1 1 1 1। तो 3 जीरो हमारे पास कट गई है। 4 से काटे कितने पे कटेगा? 1000 है, तो 250 पे कट गया। ये हमारे पास कितने पे कट गया? 250 पे। फिर 2 पे काटेंगे, ये कट गया 2 पे, और ये कट गया हमारे पास 125 पे। तो ये हो गया हमारे पास 47 दूनी 96। कितना हो गया है? 96 बटे 125। कितना हो गया? 125। तो यहां से इसको भाग करेंगे, 96 को 125 से भाग करते हैं। भाग नहीं जा रहा तो क्या लगी? पॉइंट लगी। यहाँ पे कितने हो गए? 960। 700 अगर 8 से करते तो हमारे पास क्या हो जाता भाई? 800 तो सीधे हो गए, और 25 8 200, यानी 1000 हो जाता। तो हमारा कितने पे जाएगा? ये 7 पे जाएगा। कितने पे जाएगा? 7 पे। तो 7 से भाग करते, 7 पंजे 35, 3 12 सत्ते 84, और 3 84 और 3 87। यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे हो गए 8, और यहाँ पे बच गई 0। फिर भाग करेंगे तो अब हमारा कितने पे चल जाएगा? 8 5 पे कितने पे जाएगा? कितने बच गए हैं? 15 8। तो यहाँ 5 पंजे 25। एक मिनट भाई, गलत हो गया भाग हमारे पास। यहाँ पे 125 है, तो 7 से भाग करेंगे। 7 पंजे 35, 3 12 सत्ते 84 और 3 87, 5। तो यहाँ बच गए हमारे पास 5, यहाँ से एक लिया 8 0। तो हमारे पास कितने पे जाएगा? ये 850 है। 6 पे, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 12 छिके 75। तो लगभग हमारा कितना रहा भाई? 0.76, यानी दिए गए ऑप्शन में से 0.75 वाट। ऑप्शन नंबर डी। एक बिंदु पर खालिस्तान को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? इलेक्ट्रिक तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग।
तो ये कह रहा है प्रति इकाई धनात्मक आवेश Q और अनुभव किया गया बल F किसके रूप में जाना जाता है? एक विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो E बराबर में F बाय Q, तो ये किसके रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रिक तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग। तो ये किसके रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रिक तीव्रता के रूप में इसको जाना जाता है। फोटोकॉपी मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? कौन सी? जो फोटोकॉपी मशीन होती है वो किस सिद्धांत के ऊपर काम करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, करंट का तापन प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव या सीबेक प्रभाव। तो फोटोकॉपी मशीन किस सिद्धांत के ऊपर काम करती है? तो हमारे किसके ऊपर करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव के ऊपर क्या करती है? कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए। एमीटर में हमेशा क्या होना चाहिए? किसके अंदर? एमीटर में हमेशा क्या होना चाहिए? तो ये हमारे पास एक तो होता है मापक यंत्र। क्या होता है? मापक यंत्र। और एक हमारे पास होता है धारा स्रोत, जो क्या करता है? उत्पादन करता है। तो इन दोनों के आपने याद रखना है। मापक यंत्र, तो एम्पियर मीटर हमारे पास क्या होता है? मापक यंत्र है। तो इसके अंदर जो हमारे पास ये एम्पियर मीटर लगता है इस प्रकार से, तो इसके साथ यहाँ पे हम एक शंट प्रतिरोध जोड़ते हैं इसकी रेंज बढ़ाने के लिए। तो इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है निम्न। क्या होता है? निम्न। वैसे अगर आदर्श स्थिति पूछे तो क्या होता है? शून्य। क्या होता है? आदर्श कंडीशन में क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है ये उच्च। क्या होता है? उच्च होता है। अगर आदर्श स्थिति पूछे तो क्या होगा? अनंत। तो ये आपने दोनों याद रखने हैं। दोनों याद रखने हैं। तो एम्पियर मीटर में हमेशा क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, कम प्रतिरोध, कम वोल्टेज, उच्च पावर। तो एम्पियर मीटर के अंदर क्या होना चाहिए भाई? निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से किस में कारक सक्रिय नियम प्रयोग किया जाता है? तो पूछ रहा भाई जो कारक सक्रिय नियम है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? करंट की दिशा के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए, ईएमएफ की दिशा के लिए, घूर्णन की दिशा के लिए। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है? ये कारक सक्रिय नियम होता है। क्या होता है? कारक सक्रिय नियम होता है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? पेच। और ये हमारे पास क्या? सक्रिय है। तो इसको हमने क्या करना है? इसको कसना है। क्या करना है? कसना है। अगर ये कह रहा भाई जो हमारे पास ये पेच है, ये पेच, क्या ये पेच है? क्या ये पेच? और ये हमारे पास क्या है? स्क्रू है। क्या है? स्क्रू है। अगर इस स्क्रू से हम इस पेच को कस रहे हैं, अगर ये पेच नीचे की ओर जा रहा है, क्या है? ये पेच नीचे की ओर जा रहा है। कहा जा रहा है? नीचे की ओर। अगर ये नीचे की ओर जा रहा है, अगर यह किसकी दिशा है? अगर ये धारा की दिशा है। किसकी? धारा की दिशा। पेच के नीचे जाने की दिशा में है। तो जो ये पेच हमारा घूमेगा, क्या ये पेच इस प्रकार से घूमेगा? ऐसे घूमेगा। ये ऐसे घूमेगा। तो ये जो घूमने की इसकी दिशा होगी, ये किसकी दिशा होगी? ये होगी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए हम कारक सक्रिय नियम का प्रयोग करते हैं। और दूसरा किसका करते हैं? राइट हैंड ग्रिप का। किसका? राइट हैंड ग्रिप या अंगूठे का नियम। राइट हैंड ग्रिप का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? राइट हैंड ग्रिप का। इस प्रकार से अगर इस घुंटे की दिशा में करंट जाने की दिशा है तो इस उंगलियों का जो घुमाव होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा। एक 220 वोल्टेज डीसी शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम और रेटेड आर्मेचर धारा 50 एम्पियर है। तो आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज होगी, तो आर्मेचर के अंदर कितनी वोल्टेज उत्पन्न होगी? ये पूछा है।
तो उत्पन्न आर्मेचर को हम आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ, जिसको हम किससे लिखते हैं? ईबी से। किससे लिखते हैं? ईबी से। तो ईबी बराबर हमारे पास क्या होता है? वी माइनस में आई ए आर ए। क्या होता है? ईबी बराबर में हमारे पास क्या होता है? ये फॉर्मूला अपने याद रखना होगा, वी माइनस आई ए आर ए। वी हमारे पास है जो लागू वोल्टेज होती है वो होती है, और आई ए हमारे पास होता है आर्मेचर धारा, और आर ए होता है आर्मेचर प्रतिरोध। तो वोल्टेज हमें कितनी दी है? 220। कितनी दी है? 220 माइनस में आई ए। आई ए हमारे पास आर्मेचर धारा कितनी है? 50 गुणा में आर्मेचर प्रतिरोध कितना है? 0.2। तो यहां से पॉइंट हटाएं तो नीचे कितना आ गया? 10। 0 से 0 कैंसिल होगी, तो 220 माइनस में 5 दूनी 10, यानी कितनी आएगी? 210 वोल्टेज। तो जो ये उत्पन्न होगी वोल्टेज वो हमारे पास क्या होगी? वो होगी 210 वोल्टेज। क्या कितनी होगी? 210 वोल्टेज। चुंबक में चुंबकीय बल का क्या कारण है? किसके अंदर भाई? चुंबक में चुंबकीय बल का क्या कारण है? इसके इलेक्ट्रॉनों के घूमने की चाल, इसके स्पेस किरणें, पृथ्वी के अंदर स्थित बड़े चुंबक के कारण, पृथ्वी के कारण, चुंबक की दिशा के कारण। तो चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल होता है उसका क्या कारण होता है? ये 5 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपने बताना है चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है उसका क्या कारण होता है। इसके इलेक्ट्रॉनों की घूमने की चाल होती है, इसके स्पेस किरणें होती है, पृथ्वी के अंदर स्थित बड़े चुंबक के कारण, पृथ्वी के कारण, चुंबक के दिशा के कारण। तो क्या होती है? इसके अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कहलाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर के अंदर बहुत आते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वोल्टेज के लिए। किसके लिए किया जाता है? वोल्टेज के लिए। ओम मीटर का किया जाता है रेजिस्टेंस के लिए। किसके लिए किया जाता है? रेजिस्टेंस। वाट मीटर का किसके लिए किया जाता है? वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है पावर के लिए। एवीओ मीटर, एवो मीटर का प्रयोग किया जाता है एम्पियर मीटर के रूप में, वोल्ट मीटर के रूप में, और ओम मीटर के रूप में। धारा मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए, और प्रतिरोध मापने के लिए। तो एम्पियर मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एम्पियर मीटर का प्रयोग किया जाता है धारा को मापने के लिए। किसके? धारा को मापने के लिए। मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह किसके द्वारा समझा जाता है? किसके अंदर है? मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह किसके द्वारा समझा जाता है? ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, जूल का नियम, फैराडे का नियम, लेंज का नियम। तो किस नियम के द्वारा मोटर परिपथ में धारा की दिशा को समझा जाता है? जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके नियम के द्वारा समझा जाता है? ओम के नियम से, किरचॉफ के नियम से, जूल के नियम से, फैराडे के नियम से, या लेंज के नियम से? तो किसके नियम से भाई? केसीएल, किरचॉफ करंट नियम से। ऑप्शन नंबर बी। किसे? ऑप्शन नंबर बी। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? क्या पूछा है? 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1.1 एचपी के, 1.34 एचपी, 1.5 एचपी, 1.66 एचपी, 1.75 एचपी। तो 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं? तो 1 एचपी बराबर कितने वाट होते हैं हमारे पास? 1 एचपी बराबर होते हैं हमारे पास 746 वाट। कितने होते हैं? 746 मीट्रिक में। तो हमारे पास 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 किलोवाट बराबर हो जाए हमारे पास 1000 बटे में 746, यानी 1.34 एचपी। कितने? 1.34 एचपी। तो ऑप्शन नंबर बी। एक होता हमारे पास 1 एचपी बराबर में 735.6
ब्रिटिश में। तो ये हमारे पास इसमें पूछे तो हमारे पास 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, 1000/735.5। तो ये हमारे पास लगभग होता है 1.36 HP। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी सहायता से एसी वोल्टेज सरलता से बढ़ाई घटाई जा सकती है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका प्रयोग हम जो एसी वोल्टेज होती है उसको आसानी से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर या जनरेटर। तो ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा आसानी से एसी वोल्टेज को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो किसकी सहायता से हम आसानी से वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास होता है ट्रांसफॉर्मर। कौन सा होता है, अगर वोल्टेज बढ़ाएगा तो स्टेप अप, अगर वोल्टेज घटाएगा तो स्टेप डाउन। विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। इसका विशुद्ध प्रेरक का शक्ति गुणांक कितना होता है, 0, एकक, 0.85, 0.75, 0.65। तो कितना होता है। तो हमारे पास किसका पूछे भाई, विशुद्ध प्रेरक का पूछे तो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। अगर किसका पूछे संधारित्र का, शुद्ध संधारित्र का पूछे तो भी हमारे पास कितना होता है, तो शुद्ध संधारित्र का पूछे तो भी हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि इनके बीच में कोण जो बनता है 90 डिग्री का बनता है, जिसके कारण कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और एकक किसका होता है, प्रतिरोधी सर्किट का। किसका होता है, जब धारा और वोल्टेज एक ही फेज में हो। किसमें हो, धारा और वोल्टेज एक ही फेज के अंदर हो, उनके बीच फेज अंतर क्या हो, 0 हो। आवर्ती बढ़ने पर परिपथ का संधारित्र संधारिता प्रतिरोध कितना होगा। आवर्ती बढ़ाने पर परिपथ का संधारित्र प्रतिरोध क्या होगा, घट जाती है, बढ़ जाती है, नियतांक बना रहता है, 3 गुना कम हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हमारे पास क्या होता है भाई, आवर्ती बढ़ाने पर परिपथ का संधारित्र प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है, एक्स सी संधारित्र प्रतिघात। तो ये होता है हमारे पास 1/2π/FC। क्या होता है, 1/2π/FC। अब ये क्या हो गया, एक्स सी उल्टे अनुपात में किसके होता है, आवर्ती के। किसके होता है, आवर्ती के। तो यहाँ पे हम आवर्ती को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आवर्ती बढ़ा रहे हैं। तो एक्स सी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अल्टरनेटर में रोटर के लिए क्या आवश्यक होता है। तो हमारे पास जो अल्टरनेटर होता है उसकी रोटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है, डीसी सप्लाई दी जाती है, एसी सप्लाई, पल्स्ड डीसी, ट्रायंगुलर वेव, ट्रेपीजोडियल वेव। तो हमारे पास रोटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है, जो किसका होता है, अल्टरनेटर का जो रोटर होता है उसको कौन सी सप्लाई दी जाती है, उसको डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है 250 वोल्टेज का डीसी, उस तो उसको कौन सी सप्लाई दी जाती है, डीसी सप्लाई दी जाती है। रोटर को डीसी आपूर्ति प्रदान करने वाला जनरेटर कहलाता है। तो जो अल्टरनेटर होता है उसके रोटर को जो डीसी सप्लाई आपूर्ति प्रदान करता है वो जनरेटर होता है, वह क्या कहलाता है, कन्वर्टर कहलाता है, एक्साइटर कहलाता है, इन्वर्टर कहलाता है, रेक्टिफायर कहलाता है, रेगुलेटर कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो, तो जो अल्टरनेटर होता है उसके रोटर को डीसी सप्लाई प्रदान करने वाला होता है हमारे पास उत्तेजक। क्या होता है, उत्तेजक। और उत्तेजक को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटर। क्या बोलते हैं, उत्तेजक। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, उत्तेजित। उत्तेजित करने वाला उसको उत्तेजक यानी एक्साइटर।
अल्टरनेटर के विभिन्न प्रकार के रोटर प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास जो अल्टरनेटर होता है उसमें दो प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? सैलिएंट पोल, सिलेंड्रिकल, ए और बी दोनों, स्क्वायर, सर्कुलर। तो हमारे पास जो अल्टरनेटर होता है एक कम स्पीड के लिए प्रयोग करते हैं और एक अधिक स्पीड के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर दो, एक तो होता है सैलिएंट पोल, एक होता है नॉन सैलिएंट। तो सैलिएंट पोल भी होता है और नॉन सैलिएंट को क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल बोलते हैं। तो ए और बी दोनों। तो अब इसका प्रयोग क्या आता है? कम स्पीड के लिए। किसके लिए? कम गति के लिए। किसके लिए? कम गति के लिए। किस प्रकार? व्यास, इसका व्यास क्या होता है? इसका व्यास होता है ज्यादा। क्या होता है? व्यास ज्यादा। और अक्षीय लंबाई, क्या? अक्षीय लंबाई क्या होती है? कम होती है। अक्षीय लंबाई क्या होती है? कम होती है। पोल ज्यादा स्थापित होते हैं। क्या होते हैं? पोल ज्यादा। पोल ज्यादा होते हैं तो गति क्या होती है? गति होती है कम। क्या होती है? गति कम। और इसका सिलेंड्रिकल का क्या होता है? अधिक गति के लिए। किसके लिए? अधिक गति। लंबाई क्या होती है इसकी? अक्षीय लंबाई होती है ज्यादा। क्या होती है? ज्यादा। व्यास क्या होता है? इसका व्यास होता है कम। और पोल भी क्या होते हैं? पोल होते हैं कम। और पोल कितने? 2 से 4। और गति कितनी होती है? 1500 से 3000 आरपीएम। कितनी? 3000 आरपीएम। सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर प्राय के प्राइम मूवर के साथ उपयोग किए जाते हैं। तो जो सिलेंड्रिकल होता है या नॉन सैलिएंट रोटर होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च चाल के लिए, निम्न चाल के लिए, मध्यम चाल के लिए, दोहरी धारा के लिए, 3 गुणी वोल्टेज के लिए। तो अभी बता, अभी जो नॉन सैलिएंट होता है या सिलेंड्रिकल होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उच्च चाल के लिए। किसके लिए किया जाता है? उच्च चाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तित हो जाने पर होगा। तो डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन परिवर्तित कर दिए हैं तो मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मोटर चलेगी नहीं, मोटर विपरीत दिशा में चलेगी, उसी दिशा में चलेगी, मोटर की चाल कम हो जाएगी, मोटर की चाल बढ़ जाएगी। तो अगर हमने फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन बदल दिए हैं तो मोटर के घूमने की दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? मोटर के घूमने की दिशा क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा हो जाएगी। फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की चाल हो जाएगी। क्या भाई? फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की चाल क्या होगी? यानी फ्लक्स क्या होगी है? कम होगी है। तो पूछा भाई ये चाल है इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तुम्हारे पास क्या होता है? एन समानुपाती ए वी बाय फ्लक्स। तो ये क्या होगी है? कम होगी है तो चाल हमारे पास क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। अगर फील्ड फ्लक्स कम हो जाता है तो मोटर की जो चाल हो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी। सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है? किसकी तुलना में पूछा है? सीरीज वाइंडिंग की और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है? सीरीज वाइंडिंग से अधिक, आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से कम, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक, आर्मेचर वाइंडिंग से 2 गुना। तुम्हारे पास क्या होता है? जो आर्मेचर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है लगभग 1 ओम होता है। कितना होता है? लगभग 1 ओम होता है। तो हमारे पास जो संट होती है क्या होती है? संट। तो ये संट किस किस का मिश्रण होती है? हमारे पास होती है सीरीज का। इसका सीरीज प्लस आर्मेचर का संबंध होता है। किसका? आर्मेचर। तो इन दोनों का होता है। तो हमारे पास क्या होता है? जो संट प्रतिरोध होता है वो सीरीज से भी ज्यादा होता है और आर्मेचर से भी ज्यादा होता है। यानी सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों से क्या होता है? इसका संट का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। वर्ग ए की आग निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है?
तो क्लास ए की आग निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होती है? लकड़ी, तेल, ट्रांसफॉर्मर, ज्वलनशील द्रव, दहनशील वस्तुएं। तुम्हारे पास क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, इस प्रकार से आग के प्रकार होते हैं। किसके होते हैं? आग के प्रकार होते हैं। तुम्हारे पास क्लास ए में क्या आती है? ठोस ज्वलनशील पदार्थों पे लगने वाली आग। किस पे? ठोस ज्वलनशील पदार्थों पे लगने वाली आग, जैसे लकड़ी है, गत्ता है, कागज है। और इस आग को किसके द्वारा बुझाया जाता है? पानी डालकर। क्या करके? पानी डालकर। लाइटिंग होने पर चमक अच्छी होगी, तो कौन सी लाइटिंग होने पर चमक अच्छी होगी? अच्छी लाइटिंग, लाइटिंग अच्छी होने पर चमक अच्छी होगी। लाइटिंग औसत होने पर चमक अच्छी होगी। लाइटिंग समान और पर्याप्त होने पर चमक अच्छी होगी। लाइट विसरित होने पर चमक अच्छी होगी। लाइट चमकदार होने पर चमक अच्छी होगी। तो कह रहा हमारे पास चमक अच्छी कब होगी, किस प्रकार की लाइट होगी तब हमारे पास चमक अच्छी होगी? तो हमारे पास क्या होगा भाई? जब लाइट समान होगी और क्या होगी? पर्याप्त होगी, तब हमारे पास क्या भाई? चमक अच्छी होगी। समान और पर्याप्त, ऑप्शन नंबर सी। 40 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? तो 40 वाट की जो हमारे पास इस प्रकार से ट्यूब आती है, कितने की? 40 वाट की होती है। कितने की? 40 वाट की। तो कह रहा है इसकी लंबाई कितनी होती है? 0.6 मीटर, 1.2 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर। तो इसकी लंबाई पूछा भाई कितनी होती है? 0.6, 1.2, 1.5, 2.5 या 2 मीटर। तो कितनी होती है इसकी? 1.2 मीटर होती है सामान्य। कितनी होती है? स्टैंडर्ड 1.2 मीटर। फ्लोरोसेंट ट्यूब का औसत जीवन काल कितना होता है? तो जो हमारे पास फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसका कार्यकारी औसत जीवन काल क्या होता है भाई? क्या होता है? जीवन काल का मतलब कार्यकारी। और ये कार्यकारी क्या होता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है कितने समय तक चलती है एक दिन में, कितने समय तक चलती है। तो इसका जो होता है कितना होता है? 1000 घंटा, 2000 घंटे, 3000 घंटे, 4000 घंटे, 6000 घंटे। तो कितने घंटे होते हैं इसके कार्यकारी? 6000 घंटे। ये 6 घंटे का ये होता है हमारे पास कार्यकारी। क्या होते हैं? कार्यकारी। अब ये 6000 घंटे आप 1 साल में चला लो, 2 साल में चला लो, 3 साल में चला लो। मान लेते हम क्या भाई? हम डेली 5 घंटे चलाते हैं। कितने? 5 घंटे चलाते हैं। कितने घंटे चलाते हैं? 5 घंटे। तो हमारे पास कितने हो गए? 365 दिन हो गए। तो 365 गुणा में 5, 5 पंजे 25, 2 6 पंजे 30 और 2 32, 3 5 तिये 15 और 2 17। तो 1725 घंटे 1 साल में चलेगी। तो 1725, 17 दूनी 34, 17 तिये 51, लगभग 3.5 साल तक हमारे पास क्या चलेगी? ट्यूबलाइट चलेगी। इसलिए क्या इसका लगभग कितना दिया जाता? 2 साल की गारंटी दी जाती है। कितने की? 2 साल की गारंटी। अब तो क्या भाई 1 साल की गारंटी देने लग गए हैं। तो यही होते हैं इसके कार्यकारी घंटे। एक दिन में कितने घंटे चलाए जाते हैं? एक वोल्टता प्रचालन में फिलामेंट लैंप का जीवन काल वृद्धि होगी। तो ये कह रहा है भाई 1 वोल्टता प्रचालन के कारण जो फिलामेंट लैंप का जीवन काल में वृद्धि कम होगी, ज्यादा होगी, दोगुनी हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। कम हो जाएगी, जीवन काल में वृद्धि कम होगी, बढ़ेगी, दोगुनी हो जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रचालन के कारण क्या होता है? फिलामेंट लैंप का जीवन काल क्या होता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री, इलेक्ट्रिक केतली, हॉट प्लेट, सोल्डरिंग, इलेक्ट्रिक लैंप।
तो तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक आयरन का यानी प्रेस का, इलेक्ट्रिक केतली का, हॉट प्लेट का, सोल्डरिंग का, या इलेक्ट्रिक लैंप का। तो किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिकल केतली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घर के अंदर जो फ्रिज प्रयोग किया जाता है उसका सबसे ठंडा भाग कौन सा होता है? कंडेंसर, वाष्पीकारक, रिसीवर, कंप्रेसर, दरवाजा। तो फ्रिज का सबसे ठंडा भाग कौन सा होता है? वो होता है हमारे पास एवोपरेटर। क्या होता है? एवोपरेटर। क्या होता है? एवोपरेटर होता है। क्या होता है? एवोपरेटर। और इस एवोपरेटर को हम क्या बोलते हैं? वाष्पीकारक। क्या बोलते हैं? वाष्पीकारक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वाष्पीकारक, एवोपरेटर। ऑप्शन नंबर बी। नाइक्रोम किसका एक मिश्रण धातु है? क्या भाई, जो नाइक्रोम है वो किसका एक मिश्रण धातु है? 80% निकल और 20% क्रोमियम, 20% निकल और 80% क्रोमियम, 50% निकल, 50% क्रोमियम, 20% क्रोमियम, 80% आयरन, 25% क्रोमियम और 75% निकल। तो नाइक्रोम किस किस का मिश्रण होता है? तो नाइक्रोम मिश्रण होता है हमारे पास निकल और क्रोमियम का। किसका होता है? निकल और क्रोमियम का ये मिश्रण होता है। अब हमने ये बताना भाई दोनों का मिश्रण वो किस अनुपात में होता है? 80-20 में होता है, 20-80 में होता है, 50-50 में होता है, या 25-75 में होता है? तो हमारे पास इसके अंदर होता है 80% निकल और 20% क्या होता है? क्रोमियम। ऑप्शन नंबर ए। नाइक्रोम की तापीय चालकता क्या है? तो ये डाटा तो आपको याद रखना पड़ेगा। नाइक्रोम की तापीय चालकता क्या है? 11.3 VM-1 डिग्री सेल्सियस -1, एक 15.5 VM-1 डिग्री सेल्सियस -1, 20.7 VM-1 डिग्री सेल्सियस -1, 25 VM-1 डिग्री सेल्सियस -1, 23.5 VM-1 डिग्री सेल्सियस -1। तो ये हमारे पास होती है 11.3 VM-1 डिग्री सेल्सियस -1। ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। धातु का ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है? किसके भाई? धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है? एनोड, कैथोड, कलेक्टर, गेट, ए और बी दोनों। तो ऋणात्मक, तो ऋणात्मक हमारे किससे जुड़ा होता है? कैथोड से। किससे जुड़ा होता है? कैथोड से जुड़ा होता है। और ये किससे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है पॉजिटिव से। किससे जुड़ा होता है? पॉजिटिव से। थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पेल्टियर प्रभाव, सीबैक प्रभाव, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रभाव, लेंज का नियम, फैराडे का नियम। तो थर्मोकपल किसके सिद्धांत के ऊपर काम करता है? पेल्टियर प्रभाव, सीबैक प्रभाव, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, लेंज का नियम, फैराडे का नियम। तो किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है? ये करता है हमारे सीबैक प्रभाव के। किसके ऊपर काम करता है? सीबैक प्रभाव के। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सी आपूर्ति आवश्यक होती है? किसके लिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सी आपूर्ति आवश्यक होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। जिस धातु पे परत चढ़ेगी वो धातु हो जाएगी भारी, और जिस धातु से परत हटेगी वो हो जाएगी हल्की। जिस धातु से परत चढ़ाई जाएगी होती है हमारे पास एनोड, और जिसके ऊपर चढ़ाई जाएगी वो हमारे पास होती है कैथोड।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सी आपूर्ति आवश्यक है? एसी आपूर्ति, डीसी आपूर्ति, 3 फेज एसी आपूर्ति, एसी और डीसी आपूर्ति, 2 फेज एसी आपूर्ति। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमारे पास कौन सी सप्लाई होनी चाहिए? डीसी सप्लाई होनी चाहिए। कौन सी? डीसी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले कौन सा कार्य आवश्यक किया जाना चाहिए? क्या करने से? इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले कौन सा कार्य आवश्यक किया जाना चाहिए? सफाई, चमकाना, बफिंग, सोल्डरिंग या ये सभी? इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले कौन सा काम करना चाहिए? सफाई करनी चाहिए, चमकाना चाहिए, बफिंग करनी चाहिए या सोल्डरिंग करनी चाहिए या ये सभी कार्य करने चाहिए? तो क्या करना चाहिए हमें? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले उस धातु को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। लोकोमोटिव को प्रचालित करने के लिए किस प्रकार की मोटर की अनुशंसा की जाती है? ये कह रहा है जो लोकोमोटिव होते हैं हमारे पास है, उसको चलाने के लिए किस मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? डीसी श्रृंखला मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर। तो कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो लोकोमोटिव को प्रचालन के लिए हम किस मोटर का प्रयोग करते हैं? जिसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो? उच्च। डीसी श्रृंखला मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकिंग का प्रकार है? क्या पूछ रहा भाई? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकिंग का प्रकार है? प्लगिंग ब्रेकिंग, रियोस्टेटिंग ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, मैकेनिकल ब्रेकिंग या ये सभी? तो आपने ब्रेकिंग का प्रकार बताना कौन सा इनमें से? प्लगिंग, रियोस्टेटिक, रीजनरेटिव, मैकेनिकल या ये सभी? तो जो ये सभी है हमारे पास क्या भाई? ब्रेकिंग के प्रकार हैं। किसके हैं? ब्रेकिंग के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए। एक 1000 आरपीएम पर चलने वाला एक शंट जनरेटर 100 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न करता है। क्या कह रहा है ये? 1000 आरपीएम पर चलने वाला एक शंट जनरेटर 100 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न कर रहा है। यदि गति 1200 आरपीएम तक बढ़ जाती है तो ईएमएफ कितना होगा? तो ईएमएफ का मान पूछा कितना होगा। तो हमारे पास क्या होता है भाई? जो ईएमएफ होता है ईबी क्या होता है? 5ZN कटे में P गुणा में 60 गुणा में P बाय A। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया भाई? ए बी समानुपाती किसके हो गया? एन के हो गया। तो हमारे पास क्या भाई? 1000 आरपीएम। गति कितनी थी? पहले थी 1000 आरपीएम। कितनी थी? 1000। तो ये कितनी वोल्टेज पैदा कर रहा था? 100 वोल्टेज। कितनी? 100 वोल्टेज। यानी किस अनुपात में? तो ये 10:1 में कर रहा था। कितने? 10:1 में। अब ये कह रहा है भाई कितनी होगी है? 1200 होगी है। तो अब भी हमारा अनुपात क्या आना चाहिए? 10:1 आना चाहिए। तो हमारे पास कितनी होगी ये? 120। 0 से 0 कट गई। 12 एकम 12, 12 में 120। तो कितने हो रही है ये? अगर हमारे पास कितनी बढ़ रही है? 200 बढ़ रही है तो ये हमारे पास कितनी बढ़ेगी? 20 बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 20। यानी कितनी वोल्टेज पैदा होगी? 120 वोल्टेज। कितनी होगी? 120 वोल्टेज पैदा होगी। कितनी होगी? 120 वोल्टेज। अक्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रृंखला जनरेटर का उपयोग किया जाता है? लाइन आघानात्मक प्रतिक्रिया का प्रभाव, लाइन वोल्टेज का, लाइन विनियमन का, शक्ति का या इन सभी का? तो कह रहा भाई अक्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रृंखला जनरेटर का उपयोग किया जाता है?
अक्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रृंखला जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जनरेटर का तो कोई प्रकार हमें दिया हुआ है नहीं, भी कौन सा जनरेटर है? लाइन आघानात्मक प्रतिक्रिया का प्रभाव, लाइन वोल्टेज, लाइन विनियमन शक्ति, या ये सभी। तो ये किसका प्रयोग किया था भाई? लाइन आघानात्मक प्रतिक्रिया प्रभाव का। ऑप्शन नंबर ए। यदि मल्टीमीटर की बैटरी कमजोर हो जाती है तो यह क्या देगी? किसकी भाई? मल्टीमीटर की। तो मल्टीमीटर से क्या चीज मापते हैं? धारा। और क्या मापते हैं? वोल्टेज। और क्या मापते हैं? प्रतिरोध। तो कह रहा है इसकी बैटरी क्या हो गई है? कमजोर हो गई है मल्टीमीटर की। तो ये क्या देगी? उच्च पाठ्यांक देगी, निम्न पाठ्यांक देगी, कोई भी पाठ्यांक नहीं देगी, बिल्कुल सही पाठ्यांक देगी, या तो ए या बी। तो अगर इसकी बैटरी कमजोर होगी तो हमें क्या देगी? निम्न पाठ्यांक देगी। क्या देगी? निम्न पाठ्यांक देगी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा टीवी तकनीकी सियानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण? टेलीविजन ठीक करने वाले जो तकनीशियन होते हैं उनके द्वारा कौन सा एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, मैगरमीटर, ओममीटर, एवीओमीटर, वाटमीटर। तो इससे तो हम क्या मापते हैं? इससे मापते हैं वोल्टेज। क्या मापते हैं? वोल्टेज। इससे क्या मापते हैं? रेजिस्टेंस। क्या करते हैं? रेजिस्टेंस। इससे क्या मापते हैं? पावर। क्या मापते हैं? पावर। मेगर से क्या मापते हैं? उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध। क्या मापते हैं? उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध। तो किसका प्रयोग किया जाता है? एवीओमीटर, यानी ए वी ओ। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, इन तीनों का जो मापन करता है हमारे पास कहलाता कौन? मल्टीमीटर। और इस मल्टीमीटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एवीओमीटर के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोध का मान मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मीटर आदर्श परिणाम देगा? किसका भाई? प्रतिरोध का मान मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मीटर आदर्श परिमाण देगा? एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर से तो धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं, वाट मीटर से पावर मापते हैं। अब हमारे पास दो बच गए भाई, मल्टीमीटर है और VTVM है। तो प्रतिरोध मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एवीओ मीटर का। तो इसके अंदर वोल्टेज भी, धारा भी और प्रतिरोध भी मापा जाता है, यानी मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? मल्टीमीटर का। किस प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और स्पष्ट होता है? तो मल्टीमीटर से हम क्या करते हैं भाई? धारा मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं और प्रतिरोध मापते हैं। तो कौन सा मल्टीमीटर है जो अधिक संवेदनशील होगा? फ्लूक प्रकार का, डिजिटल प्रकार का, इंडिकेटर प्रकार का, एनालॉग, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से प्रकार का होता है? तो हमारे पास कौन से प्रकार का होता है? जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है हमारे पास, वो स्पष्ट और एक्यूरेट हमें क्या देता है? वैल्यू देता है। कौन सा? डिजिटल मल्टीमीटर। किसका? डिजिटल मल्टीमीटर। तो ये पॉइंटों में भी मान दर्शाता है। विद्युत मशीनों में विद्युत चुंबकीय के ध्रुव के सूस के लिए पसंदीदा सामग्री है। चुंबकीय पोल बनाने के लिए कौन सी सामग्री पसंद की जाती है विद्युत मशीनों के अंदर? तांबा, एल्यूमिनियम, शुद्ध लोहा, लेड, प्लास्टिक। तो विद्युत मशीनों में विद्युत चुंबकीय पोल शूज बनाने के लिए पसंदीदा सामग्री कौन सी है? तांबा, एल्यूमिनियम, शुद्ध लोहा, लेड, प्लास्टिक। तो किसका प्रयोग किया जाता है? उसके अंदर क्या आता है? शुद्ध लोहे का। किसका प्रयोग किया जाता है? शुद्ध लोहा। ऑप्शन नंबर सी। दो फेज वाले विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसके अंदर दो फेज के विद्युत आपूर्ति वाली वाइंडिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यानी कोण कितने डिग्री का होगा दो फेज के लिए? 180 डिग्री, 120 डिग्री,
90 डिग्री, 60 डिग्री या 150 डिग्री। तो दो फेज के लिए हमारे पास जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। मैगर किसका संयोजन है? क्या भाई? मैगर किसका संयोजन है? मोटर का है, जनरेटर का है, जनरेटर और ओमीटर का है, ए और बी दोनों, यानी मोटर का और जनरेटर का है, एसी मोटर और डीसी मोटर का है। तो मैगर, तो इसके बहुत से क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं मैगर। तो पहला काम क्या होता है इसका भाई? उच्च प्रतिरोध को मापना। किसको? उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध। किसको मापता है? उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध को ये मापता है। किसको मापता है? उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध को। और ये क्या होता है? इसको मैं हाथ से घुमाना होता है। किससे? हाथ से घुमाना। किससे घुमाना होता है? हाथ से घुमाना होता है। और जो इसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है? 140 से 160 आरपीएम। और इसके अंदर है जो टॉर्क है वो किसके द्वारा दिया जाता है? कुंडली के द्वारा। किसके द्वारा? कुंडली के द्वारा। और ये संयोजन किसका होता है? तो इसके अंदर एक तो होता है डीसी शंट जनरेटर और एक होता है ओहोमोमीटर रीडिंग देने के लिए। और इसकी जो लीड होती, दो लीड होती है, इन दोनों को एक साथ छूने से बचना चाहिए। क्या? एक साथ छूने से बचना चाहिए। किसे छूने से बचना चाहिए? तो ये किसका संयोजन होता है? ये होता है जनरेटर का और ओहममीटर का। अगर हमने प्रतिरोध मापना है और किसका? मैगर का प्रयोग करते हैं, तो इसकी रीडिंग क्या आनी चाहिए? तब हमारा क्या होगा भाई? इंसुलेशन सही। अगर ये हमारा क्या करता है भाई? अनंत रीडिंग देता है। क्या देता है? अनंत रीडिंग देता है। तो इसका मतलब हमारा प्रतिरोध क्या है? जो इंसुलेशन वो क्या है? सही है। यदि सिंगल फेज मोटर के कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मोटर, तो सिंगल फेज मोटर के अंदर हमारा जो कैपेसिटर है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? उसको हम प्रयोग करते हैं एक फेज को दो फेज में बांटने के लिए। किसके लिए? एक फेज को दो फेज में। फेज शिफ्टिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाए। अब ये कह रहा है वो मोटर के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ था वो क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो मोटर चालू होगा, चालू नहीं होगा, झटका देते हुए चालू होगा, चालू होगा लेकिन नहीं चलेगा, तेज गति से चलेगा। अगर हमारे पास जो कैपेसिटर वो शॉर्ट सर्किट हो गया है तो मोटर क्या नहीं करेगी? चलेगी नहीं। क्या नहीं करेगी? मोटर चलेगी नहीं, चालू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगी? मोटर चालू नहीं होगी। लिफ्ट में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है? किसके अंदर? लिफ्ट के अंदर किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है? कंपाउंड मोटर का, श्रृंखला मोटर का, शंट मोटर का, इंडक्शन मोटर का। लिफ्ट, तो लिफ्ट हमारे पास क्या होती है भाई? एक स्पीड पे चलती है, चाहे उसके ऊपर लोड कितना भी हो, चाहे एक आदमी चले उसके अंदर या 20 आदमी चले, तो उसका जो है गति क्या रहती है? हमेशा समान रहती है। तो उसके अंदर हम जिस मोटर का प्रयोग करते हैं वो कौन सी होती है? वो हमारे पास होती है, एक तो होती है श्रृंखला मोटर और एक होती है इंडक्शन मोटर। तो दोनों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ई, बी और डी, यानी श्रृंखला मोटर और इंडक्शन मोटर। ये थी हमारी भाई जो 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज चली हुई थी उसकी नेक्स्ट क्लास थी। इससे पहले वाली क्लास और ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको अच्छे प्रकार से क्लासेस समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे यूट्यूब के ऊपर फ्री में इन क्लासों का आप आनंद लेते रहें। धन्यवाद।